अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। आज हमारे पास टॉपिक लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम और एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने की डिफरेंट टेक्निक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। उन टेक्निक्स के अंदर क्या-क्या मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो सारे हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये टॉपिक जो है ये एल्गोरिदम के रिलेटेड है कि एल्गोरिदम क्या होता है, कब एल्गोरिदम को यूज़ किया जाता है, एल्गोरिदम को इस्तेमाल करने का मकसद क्या है, एल्गोरिदम कौन सा किस काम के लिए बेस्ट होता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें देखी जाती हैं, ये लेक्चर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। एन एल्गोरिदम इज अ फिनाइट वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स डिजाइंड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। एल्गोरिदम बेसिकली हमारे पास फिनाइट सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, मींस ऐसे स्टेप्स जो गिने जा सकें, जो काउंटेबल हों। वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स। एल्गोरिदम उन तमाम स्टेप्स का मजमूआ है जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपने किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। मीन्स आपके पास मसला बताया हुआ है, आपने उस मसले को कैसे हल करना है, उसको हल करने के लिए कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे, इनको डिफाइन करना एल्गोरिदम कहलाता है। कंप्यूटर के अंदर जब भी कोई मसला आता है, जब भी कोई काम आपने परफॉर्म करना है, किसी भी मसले को हल करना है, तो डायरेक्टली उस मसले को हल नहीं किया जाता, बल्कि सबसे पहले और इनिशियली तौर पे जो काम परफॉर्म किया जाता है, आपने उस मसले का एल्गोरिदम लिखना होता है। उस मसले को हल कैसे किया जाएगा, आप इसका लिखेंगे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम लिखने के बाद देन हम अपने मसले को, ये जो हमने एल्गोरिदम में स्टेप्स लिखे हैं, इनके फ्लो चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट डिजाइनिंग करते हैं। ये सारा काम इसमें किया जाता है, स्टेप्स को डिजाइन किया जाता है। इसको करने के बाद हम अपने उस मसले को हल करने के लिए यहाँ पे करते हैं उसको कोड, मींस एक्चुअल काम जो है वो यहाँ पे आएगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो आपने अगर उस मसले को हल करना है, एक्चुअल काम करना है, उससे पहले उस मसले का एल्गोरिदम लिखा जाता है। तो एल्गोरिदम्स की आपको समझ आ गई होगी कि ये वो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जो ये डिफाइन करेंगे कि मसला कितने स्टेप्स में हल होगा, कौन सा स्टेप्स कब परफॉर्म करेंगे तो मसला हल होगा। कुछ प्रॉपर्टीज हैं एल्गोरिदम को डिफाइन करने के लिए जो हम यूज करते हैं। एल्गोरिदम में एक चीज इस्तेमाल होती है इनपुट। इनपुट से मुराद है जीरो और मोर वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। यूजर से आप कितनी वैल्यूज ले सकते हैं या लेंगे किसी भी मसले को हल करने के लिए। इनपुट की हमेशा कोई ना कोई आउटपुट आएगी। मींस यहाँ पे आप देखें तो मैंने एल्गोरिदम बना लिया कि ये इनपुट्स मैं यूजर से लूंगा मसले को हल करने के लिए, और एट द एंड मसले को हल करके जो आउटपुट आएगी वो आपको रिजल्ट की शक्ल में मिल जाएगी। इसके बाद आपके पास इसकी एक प्रॉपर्टीज मिलती है हमारे पास एल्गोरिदम की, डिफाइनेटनेस। डिफाइनेटनेस क्या है? इसमें हम ये चीजें डिफाइन करते हैं कि हमारा हर स्टेप क्लियर होना चाहिए और उसमें किसी तरह की एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हर स्टेप क्लियर होना चाहिए, आपको पता हो कि इस स्टेप पे आपने ये काम करना है, इस स्टेप पे आपने ये वाला काम परफॉर्म करना है। इसके बाद उसमें एक और चीज प्रॉपर्टी आती है जिसको हम कहते हैं फिनिटनेस। फिनिटनेस से मुराद कि हर आपका स्टेप किसी ना किसी पॉइंट पे जाके वो टर्मिनेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक स्टेप हल कर रहे हैं, उस मसले का एक स्टेप सॉल्व कर रहे हैं और वो सॉल्व ही नहीं हो रहा, बल्कि उस पे इनफाइनाइट सेट स्टेप्स लगी जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एल्गोरिदम जितना अच्छा होगा उसमें ये सारी चीजें जिस एल्गोरिदम में होंगी वो एल्गोरिदम उतने अच्छे तरीके से आपके उस मसले को हल करने में मदद दे सकता है। इफेक्टिवनेस, स्टेप्स आर सिंपल एंड प्रैक्टिकल या प्रैक्टिएबल। ठीक है, आपके हर स्टेप के ऊपर आपको सिंपलनेस नजर आनी चाहिए, आसान होना चाहिए और वो प्रैक्टिकली सॉल्व आउट भी होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, व्हाई
एल्गोरिदम मैटर। एल्गोरिदम मैटर क्यों करते हैं, एल्गोरिदम लिखना जरूरी क्यों है, हम किसी मसले को डायरेक्टली क्यों नहीं हल कर देते। तो ये आपकी कंप्यूटर एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देते हैं एल्गोरिदम्स। ऑप्टिमाइज यूज ऑफ टाइम एंड मेमोरी। आज जितना अच्छा आप एल्गोरिदम मसले को हल करने से पहले लिख लेंगे, वो उतना ज्यादा आपका टाइम और मेमोरी को ऑप्टिमाइज कर देगा, मतलब कि उतना ज्यादा उसको यूजेबल बना देगा। कम से कम टाइम और कम से कम मेमोरी को इस्तेमाल करके आपको अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। प्रोवाइड सिस्टमेटिक एंड रिपीटेबल सॉल्यूशन। अब आपने एक चीज का एल्गोरिदम बना लिया, अगर वो चीज कोई दूसरा मसला उसी नेचर का होगा तो आपको दोबारा एल्गोरिदम बनाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि रिपीटेड जो सॉल्यूशंस हैं उनके लिए आप सेम एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं। फॉर्म बेसिस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बड़ा काम देता है, एआई के अंदर आपको एल्गोरिदम बड़े काम देते हैं, नेटवर्क की राउटिंग के अंदर बड़े काम मिलते हैं, और कंपाइलर्स के अंदर भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं एल्गोरिदम। अब आसान वर्डिंग में आप मैं इनकी एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। आपका कंप्यूटर एक काम कर रहा है, कंप्यूटर की जो वर्किंग हो रही है वो एक एल्गोरिदम के थ्रू हो रही है कि इसने चलना कब है, इसने ये प्रोसेसिंग कब करनी है, ये कब करनी है, ये कब करनी है। या इसको हम और भी पीछे की तरफ अगर ले जाएं तो आप गांव के अंदर या सिटीज के अंदर ये डिफरेंट मशीनरीज लगी है, या एक चक्की लगी होती है जो आपका जो दाने हैं, गंदम के दाने हैं, उनको पीसती है और उनको आटे के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अब वो जो गंदम के दाने हैं, वो दाने कैसे आटे की शक्ल में कन्वर्ट होंगे, वो जो मशीन चलती है उस मशीन के अंदर भी एल्गोरिदम यूज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप दाने डालेंगे तो उसी टाइम आटा बन जाएगा, बल्कि उस मशीन के अंदर डिफरेंट स्टेप्स लगे होते हैं। वो दाने पहले एक स्टेप से गुजरते हैं, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, फिर पांचवें से। इस तरह से एट द एंड आपको उसकी आउटपुट जो कि आपको आटे की शक्ल में देखने को मिलेगी। अब रियल वर्ल्ड के अंदर एल्गोरिदम के लिए कौन सी एप्लीकेशंस हैं जहां पे एल्गोरिदम यूज हुए हैं, और वो कौन सी एग्जांपल्स हैं जहां पे वो एप्लीकेशंस इस्तेमाल हुई। जितनी भी नेविगेशंस की एप्लीकेशन है उनमें एल्गोरिदम है, जैसा कि गूगल मैप। गूगल मैप पे ये तलाश करना कि आपने जो चीज सर्च की है उसका सबसे आसान या सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कहाँ पे आ रहा है, कहाँ से आप जा सकते हैं उस जगह पे आप सबसे पहले किस रास्ते से पहुंच सकते हैं, ये आपका एल्गोरिदम ही बता के आपको आंसर देता है। साइबर सिक्योरिटी के काम के अंदर भी एल्गोरिदम यूज हुए हैं, जैसा कि हैशिंग और इंक्रिप्शन वगैरह, ये नेटवर्किंग के टॉपिक्स हैं। फाइनेंस के अंदर भी एल्गोरिदम यूज होते हैं, जैसा कि ये डिटेक्ट करना कि कौन सी चीज फ्रॉड में है, कौन सी फ्रॉड नहीं है। मसलन आपके मोबाइल के ऊपर भी आपको जब मैसेज आता है ना, तो एक ना साथ ही एक वर्ड आ जाता है स्पैम का, कि नॉट स्पैम और स्पैम। वो कौन डिस्क्राइब करता है कि ये चीज स्पैम हो सकती है, वो आपका एल्गोरिदम डिफाइन करता है। हेल्थ केयर के अंदर भी एल्गोरिदम यूज हो रहे हैं, आपकी जो मेडिकल की जितनी भी इमेज है उनको प्रोसेस करने के लिए एल्गोरिदम का सहारा लिया जाता है। सोशल मीडिया में भी एल्गोरिदम यूज होते हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम मींस के आप सोशल मीडिया पे जब भी कोई पिक्चर अपलोड करने की कोशिश करते हैं, आप एक टैग लगाएं, हैशटैग जैसे ही लगाते हैं तो आपको बता देते हैं कि आप ये हैशटैग लिखना चाह रहे हैं। तो ये भी बेसिकली एक एल्गोरिदम के अंदर ही चीज आती है। अब एल्गोरिदम का एनालिसिस कैसे किया जाता है, या आपको कैसे पता होगा कौन सा एल्गोरिदम अच्छा है, कौन सा एल्गोरिदम अच्छा नहीं है। तो एल्गोरिदम सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे बेस करता है। एल्गोरिदम की जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो मेजरमेंट है, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले होती है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से मुराद होता है हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क। यहाँ पे आप देखें, मेजर हाउ लॉन्ग एन एल्गोरिदम टेक टू कंप्लीट इट्स टास्क। एक एल्गोरिदम को कंप्लीट होने में कितना वक्त लगेगा, ये चीज कहलाती है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जितनी इनपुट्स इंक्रीज होती जाएंगी, टाइम भी उतना ही बढ़ता जाएगा। मसलन आपने एक मशीन में गंदम डाली है जी 20 किलो, तो उस पर टाइम लग रहा है आधा घंटा। आपने उसमें गंदम डाल दी है 40 किलो, तो उसका टाइम इंक्रीज होगा या नहीं होगा,
ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को 3 से 4 तरह की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। एक को हम कहते हैं O ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम। ये वो टाइम होता है जिसमें इनपुट इंक्रीज होने से आपका साइज, टाइम का साइज इंक्रीज नहीं होता। मसलन मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 20 बच्चे सुन रहे हैं, मेरे लेक्चर में उतना ही टाइम लग रहा है। अब मेरे लेक्चर को 40 बच्चे सुनना शुरू कर दें, मेरा ये टाइम कांस्टेंट ही रहेगा। तो इस तरह की जो आपके पास कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, इसको कहते हैं कांस्टेंट टाइम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ये कांस्टेंट टाइम। दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है O ऑफ n, इसको कहते हैं लीनियर टाइम। इससे मुराद ये होगा कि अगर इनपुट बढ़ रही है तो टाइम भी बढ़ेगा। मसलन मैं 20 बच्चों का टेस्ट ले रहा हूं, उस टेस्ट को चेक करने में 20 मिनट लग रहे हैं। जब मैं 40 बच्चों का टेस्ट लूंगा तो उसको टाइम भी 40 मिनट ही लगेंगे। तो जितनी इनपुट बढ़ेगी उतनी ही आपकी टाइम ड्यूरेशन भी इंक्रीज होगा। ये लीनियर टाइम कहलाता है। इसी तरह हमारे पास O ऑफ log n लॉगरिथमेटिक टाइम, ये भी इनपुट बढ़ने से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, ये वाला आपका टाइम कहलाता है। और लास्ट नंबर पे हमारे पास होता है ऑफ n स्क्वायर, n की पावर 2, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक टाइम। इससे मुराद ये होता है कि नंबर ऑफ इनपुट बढ़ती हैं सिर्फ इतनी 1%, लेकिन उसकी जो टाइम बढ़ेगा वो इतना बढ़ेगा। ठीक है, तो ये वाला टाइम कहलाता है क्वाड्रेटिक टाइम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह से फाइंड की जाती है। और दूसरे नंबर पे जो चीज इसकी मेजरमेंट को, परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज की जाती है, वो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ऐसा तो नहीं है कि टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पेस भी बहुत ज्यादा लग रही है। हमने देखना है ऐसा एल्गोरिदम जिसमें टाइम भी कम लगे, स्पेस भी कम लगे और उसका रिजल्ट भी अच्छा आए, तो वो एल्गोरिदम हमारे मसले को हल करने का बेस्ट एल्गोरिदम कहलाएगा। तो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ मच अमाउंट ऑफ मेमोरी एन एल्गोरिदम नीड टू एग्जीक्यूट। एक एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए, ये डिसाइड करेगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जैसे जैसे इनपुट बढ़ती है स्पेस भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें भी सारी चीजें वही हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ी। अगर आपका स्पेस नहीं बढ़ रही, मींस इनपुट बढ़ा रहे हैं स्पेस नहीं बढ़ रही, तो वो आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसको हम कहेंगे कांस्टेंट स्पेस। दूसरे नंबर पे हमारे पास है लीनियर स्पेस, वो भी सेम एज इट ऐसे ही है, जैसे इनपुट बढ़ेगी स्पेस बढ़ेगी तो वो लीनियर होगी, इनपुट बढ़ेगी स्पेस नहीं बढ़ेगी तो वो आपके पास कांस्टेंट स्पेस होगी, और इनपुट थोड़ी बढ़ने पे स्पेस का बहुत ज्यादा बढ़ जाना ये क्वाड्रेटिक स्पेस कहलाती है। अब ये चारों जो मैंने आपको बताए हैं कॉम्प्लेक्सिटीज बताई हैं, जिसमें कांस्टेंट, लीनियर, लॉगरिथमेटिक और क्वाड्रेटिक, ये टाइम के लिए भी यूज की जाती हैं और स्पेस के लिए भी। और इन चारों चीजों को फाइंड आउट करने के लिए हम एक नोटेशन यूज करते हैं जिसका नाम है बिग ओ नोटेशन। अब बिग ओ नोटेशन में आप यहाँ पे देखें, कॉमन कॉम्प्लेक्सिटीज कांस्टेंट है ऑफ एन, O ऑफ log n है लॉगरिथमेटिक, O ऑफ n है इसको लीनियर कहेंगे, O ऑफ n log n है इसको लीनियर अर्थमेटिक कहेंगे, O ऑफ n स्क्वायर या n क्यूब है इसको पोलिनोमियल कहेंगे। अगर टाइम या स्पेस आपकी ऑफ 2 की पावर n है या n फैक्टोरियल है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल कहेंगे। तो बिग ओ नोटेशन हमारे पास एक मैथ का या कंप्यूटर का भी कह सकते हैं, मैथमेटिकल बेसिकली आपके पास एक फंक्शंस है जिसको हम यूज करते हैं ये सारी चीजें फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, इसकी मैंने एक डायग्राम बनाई हुई, डायग्राम में देखें ये इनपुट है, इसका मतलब है इनपुट इस साइड को बढ़ रही है, और इसका मतलब है टाइम और स्पेस का ऊपर की तरफ बढ़ना। यहाँ पे आप देखें O ऑफ log n, या इसको हम यहाँ पे इसकी जो ब्लैक लाइन है ना, इसको आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये आपका ये वाला टाइम है जिसमें ये नहीं बढ़ रहा, साइज बढ़ रहा है लेकिन आपका टाइम भी उतना ही लग रहा है और आपकी जो स्पेस है वो भी उतनी लग रही है, तो ये कांस्टेंट होगा। ऑफ एन के अंदर आप देखें तो ये चीजें बड़ी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही हैं यहाँ पे, लेकिन इसका जो साइज है वो बड़ी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। साइज का बहुत ज्यादा बढ़ना इसके ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं करता, तो ये आपका फेयर के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखें ऑफ log n, तो log n के अंदर तो इंक्रीज बड़ी तेजी से हो रहा है साइज, लेकिन ना तो उतनी तेजी से टाइम बढ़ रहा है एल्गोरिदम का, ना उसकी
दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है, तो ये आपके पास यहाँ पे गुड कहलाएगा कि ये अच्छा है कि साइज बड़ी तेजी से इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन ना तो उस एल्गोरिदम का टाइम बढ़ रहा है, ना उसके लिए ज्यादा स्पेस चाहिए। इसको अगर आप देखें तो इसमें ये वाली चीजें आप इनको ऐसे करके जब देखेंगे, यहाँ पे इनपुट है, इतना साइज है, इनपुट भी इंक्रीज हो रही है, तो इसका साइज टाइम का और स्पेस का दोनों का साइज क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आप इनको ऐसे मिला के देख सकते हैं। तो ये आपके पास बैड है, इतना अच्छा कोई ये वाला मेथड नहीं है कि इनपुट बढ़ रही है तो साथ साथ टाइम भी उसका बढ़ जाए और स्पेस भी बढ़ जाए। लेकिन अगर आप ये तीनों देखें तो ये तीनों सबसे ज्यादा वर्स्ट केस कहलाते हैं, बुरे केस हैं। ये क्यों है? इसलिए है कि आपकी इनपुट यहाँ पे बिल्कुल माइनर सी बढ़ रही है, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये अब इनपुट तो सेम एज इट कांस्टेंट वही है, यहाँ पे देखें यहाँ पे भी वही है, लेकिन आपका टाइम भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत इंक्रीज है। यहाँ पे भी आप वैसे ही देख सकते हैं, यहाँ पे टाइम और स्पेस है और यहाँ पे इसकी इनपुट है। अब इनपुट जैसे ही माइनर सी इशारिये के अंदर बढ़ी है, देखें माइनर सी बढ़ रही है, लेकिन ऊपर की तरफ ये चीजें ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास बिग ओ नोटेशन का मेथड है जिसमें हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। ये हमारा टॉपिक था जी एल्गोरिदम का, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन डिस्कस की, उसका रोल डिस्कस किया और उस एल्गोरिदम को एनालिसिस करने के लिए, परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस किया। उम्मीद है जी आपको लेक्चर समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।